नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर यानी कि स्पेशल रिट वालों के लिए और पटवार वालों के लिए ये कॉन्सेप्ट होगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए क्या है इस कॉन्सेप्ट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि आपका जो भी सिलेबस है वो तैयार हो चुका है और सिलेबस के अकॉर्डिंग है जो बता रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूँ 100 क्वेश्चन आपके होने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट में। और यानी कि आपके जो सिलेबस नोटिफिकेशन आया था उसके 3 घंटे पहले हमारे पास सभी क्वेश्चन आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर तो किस भाग के आ चुके हैं तो ध्यान रख लेना। दोस्तों यहाँ पर जो भाग है आपका यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि भारतीय सभ्यता संस्कृति एवं समाज, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रश्न होंगे इस वीडियो में, वैदिक संस्कृति के होंगे, जैन व बौद्ध धर्म के होंगे और महाजनपद काल के होंगे। दोस्तों यहाँ पर यानी कि ये 5 कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद जो दूसरा वीडियो आएगा दोस्तों वहां पर, उसमें यहाँ पर देख लीजिए मौर्य साम्राज्य, मौर्य तथा गुप्त समाज आएगा। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए साम्राज्य आएगा। तो यहाँ पर बने रहिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल के साथ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि आज का जो टॉपिक है आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास सामाजिक अध्ययन है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और ध्यान रख लीजिए दोस्तों, वीडियो को शेयर कीजिए जो भी स्टूडेंट इस विषय से संबंधित रखता है दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि आपकी 25 जून को एग्जाम होने वाली है। और इसमें से इस वीडियो में से मैं बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो में से मैं आपको गारंटी देता हूँ, यानी कि 70% की गारंटी देता हूँ दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 70% प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों इस वीडियो में से, यानी कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन, और प्लीज सभी प्रश्नों के जवाब हमें अंत में दीजिएगा, बताइएगा कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं दोस्तों यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत देश को क्या नाम दिया था, बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपके सामने है हिंदुस्तान, आर्य देश, विश्वगुरु या फिर इंडिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि हिंदुस्तान नाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, यानी कि यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद एवं अर्थवेद, इन चारों वेदों का नाम से जाना जाता है। बताइए दोस्तों इन चारों वेदों को किस नाम से जाना जाता है। इसको सही आंसर हो जाएगा जय संहिता के नाम से जाना जाता है। जय संहिता के नाम से जाना जाता है चारों वेदों को। नेक्स्ट है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति निम्न में से ब्रह्मा के किस अंग से मानी जाती है। बताइएगा दोस्तों, मुख से, भुजाओं से, चरण से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख से मानी है दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रख लीजिए मुख से मानी गई है। अगला है जीरो लेवल से, पूरा जीरो लेवल से है दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आपको यानी कि रिट भर्ती कंप्लीट करनी है, रिट भर्ती यहाँ पर एग्जाम है वो क्रैक करनी है, तो दोस्तों ये वीडियो सभी वीडियो आपको देखने हैं कंप्लीटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ऋग्वेद में मंडलों की संख्या हो जाएगी 10 हो जाएगी। आपको याद करना है और प्लीज मेरे को बताना कि 100 में से आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिया है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से कितनी रचनाओं का विवरण मिलता है, बताइएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी कि 10,462 रचनाओं का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा वेद है जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा है। गद्य पद्य दोनों में लिखा गया वेद कौन सा है। ऑप्शन है यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद। तो इसका ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि यजुर्वेद हो जाएगा, यजुर्वेद हो जाएगा जो कि गद्य पद्य दोनों में लिखा गया है। अगला है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, बताइएगा। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि सामवेद को कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको पता होगा नोटिफिकेशन आने के 3 घंटे पहले सभी प्रश्न हमारे पास आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, और सभी प्रश्न आपको अटेंड करने हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, बताइएगा। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर ऋग्वेद हो जाएगा, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के पूर्व जन्म की कहानियां वर्णित है, बताइएगा। जातक में, ऋग्वेद में या फिर सामवेद में या फिर कल्प सूत्र में। तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर जातक में मिलती है, जातक में मिलती है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है ये। अगला क्वेश्चन देख लीजिए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कश्मीर के इतिहास से संबंधित रखती है, बताइएगा। कश्मीर के इतिहास से संबंधित कौन सी पुस्तक है, राज तरंगिणी, अष्टधाई हिस्टोरिका या फिर आईने अकबरी। तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर राज तरंगिणी हो जाएगी, राज तरंगिणी हो जाएगी जो कि जम्मू कश्मीर से संबंधित रखती है। अगला है, निम्नलिखित में से इतिहास का पिता किसे कहा जाता है, बताइएगा। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस, मेगास्थनीज, डॉल्फी या फिर डायोनिस। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, हेरोडोटस को कहा जाता है, हेरोडोटस को इतिहास का पितामह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, ऐसी क्लास आपको YouTube पर कहीं नहीं मिलेगी दोस्तों यहाँ पर।
आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पर ही ये क्लास सबसे पहले हो रही है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, रेट का पूरा सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर और कंप्लीटली क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित है, पूरे एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों यहाँ पर। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी थी? बताइए दोस्तों, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ध्यान रख लेना दोस्तों यहाँ पर टॉलमी ने लिखी थी दोस्तों यहाँ पर, टॉलमी ने लिखी नहीं थी। अगला है निम्नलिखित में से प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता कौन थे? बताइएगा, सेलुकस निकेटर, मेगास्थनीज, टॉल्पी या फिर सेयुगन। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मेगास्थनीज हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैंगसांग निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया? हैंगसांग निम्न में से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, राजवर्धन, अजातशत्रु या फिर नागदशक। तो ध्यान रख लेना, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, उन बच्चों को शेयर कर दीजिएगा जो यहाँ पर रीट की और यहाँ पर सामाजिक अध्ययन की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनकी विषय है ये। तो ध्यान रख लेना, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आपके इस विषय से संबंधित और सबको रट लेना है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? बताइए दोस्तों, चीनी यात्री फाहियान किस शासक के समय भारत आया था? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। अगला है, निम्नलिखित में से किताब उल हिंद एक तहकीक है, हिंद लेखक है? बताइए दोस्तों कौन थे? अलबरूनी, तारानाथ, इब्न बतूता या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, अलबरूनी हो जाएगा दोस्तों। पेपर पूरा 0 लेवल से स्टार्ट है, आपका 0 लेवल से स्टार्ट है दोस्तों यहाँ पर, कंप्लीटली पूरा एंड तक यहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट कराए जाएंगे, जैसे कि आपका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों यहाँ पर। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर, सभी प्रश्न पाने के लिए आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। भारतवर्ष का जिक्र किस अभिलेख में मिलता है? बताइएगा, ऑप्शन है हाथी गुफा अभिलेख, ऐरण अभिलेख, भीतरी अभिलेख या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये हाथी गुफा अभिलेख में भारतवर्ष का जिक्र सबसे पहले मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन सिक्कों को किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, आहत सिक्के, पंचमार्क सिक्के, प्राचीन सिक्के या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ध्यान रखना दोस्तों, आहत सिक्कों के नाम से जाना जाता है प्राचीन सिक्कों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, उत्तर भारत में मंदिरों की कला को किस शैली के नाम से जाना जाता है? बताइएगा, नागर शैली, द्रविड़ शैली, बेसर शैली या फिर उपयुक्त सभी? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उत्तर भारत में जो मंदिरों की शैली है वो नागर शैली के नाम से जानी जाती है, नागर शैली के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, रेट एग्जाम 2021 यानी कि दक्षिण भारत में मंदिरों की शैली है। बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत में जो मंदिर बनाए जाते हैं वो किस शैली पर आधारित होते हैं? बेसर शैली, द्रविड़ शैली, नागर शैली या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत के मंदिरों की जो शैली होती है वो द्रविड़ शैली हो जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से नागर और द्रविड़ शैलियों का सम्मिलित रूप है? बताइएगा, बेसर शैली, पंचमार्क शैली, पंचायतन शैली या फिर मंदिर शैली? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा, बेसर शैली के मंदिरों को जाना जाता है, नागर और द्रविड़ शैलियों की मिश्रित शैली है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आग का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था? आग का आविष्कार निम्न में से किस समय हुआ था? बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुरापाषाण काल में। जी हाँ, पुरापाषाण काल में यहाँ पर आग का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में निम्नलिखित में से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? बताइए दोस्तों, यहाँ पर मनुष्य ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था? सोना, लोहा, तांबा या फिर पीतल? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि मनुष्य ने सबसे पहले यहाँ पर तांबे का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, तांबे का प्रयोग किया था, सबसे पहले तांबे धातु का प्रयोग किया था मनुष्य ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी? वैदिक सप्ताह चल रही है दोस्तों यहाँ पर, वैदिक समय चल रहा है आपका यहाँ पर कंप्लीटली। मनुष्य में स्थायी निवास की प्रवृत्ति किस काल में उत्पन्न हुई थी? बताइएगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मनुष्य में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था? बताइएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गाय, घोड़ा, कुत्ता या फिर ऊंट? तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि कुत्ते को सबसे पहला पालतू जानवर बनाया था। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पर पिंकेश मीना राजस्थान जी के यानी कि भारत का प्राचीन इतिहास भाग 2 और 3 और 4 लेकर आया हूँ दोस्तों यहाँ पर, और सबकी तैयारी कराई जाती है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ये हमारे टेलीग्राम का आइकॉन है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि टेलीग्राम पर आ जाइए दोस्तों यहाँ पर, और आपको यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से यूज करनी है तो आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों, अब आपकी सभ्यताएं स्टार्ट हो जाती है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये की गई थी यानी कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने, राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए
अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थलों की खुदाई कहाँ की गई थी? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये की गई थी कहाँ पर? गुजरात में की गई थी। सबसे अधिक खुदाई गुजरात में की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त सैदब सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? बताइएगा। स्नानागार, अनाज रखने का घर, सार्वजनिक विश्राम गृह या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्नानागार हो जाएगा, स्नानागार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसे कहा जाता है? सभी एनसीईआरटी पर आधारित है दोस्तों, सभी। और यहाँ पर ध्यान रख लेना, सभी प्रश्न यहाँ पर गूगल फिल्टर से किए हुए हैं दोस्तों यहाँ पर, यानी कि बहुत बहुत यहाँ पर आने के चांस है दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि तीसरी राजधानी कालीबंगा को कहा जाता है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए किस पद्धति का उपयोग किया था? बताइएगा। गिड़ पद्धति, आयतकार पद्धति, त्रिकोण पद्धति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, गिड़ पद्धति अपना रखी थी दोस्तों उसने घरों के विन्यास के लिए। अगला है यहाँ पर, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल थी। बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं, जौ, चावल, धान, मक्का, उड़द या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये हो जाएगी यानी कि गेहूं और जौ हो जाएगी, गेहूं और जौ हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? बताइए दोस्तों, सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग किया करते थे? ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर चीनी, गन्ने, शहद या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर शहद के लिए करते थे, शहद का प्रयोग किया करते थे। अगला क्वेश्चन है देख लीजिए, हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस नदी के किनारे विकसित हुई थी दोस्तों? बताइएगा। रावी, सतलज, सिंधु या फिर घग्गर। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये रावी नदी हो जाएगी। रावी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के पर विकसित हुई थी? बताइएगा। सिंधु नदी पर, घग्गर नदी पर, रावी नदी पर या फिर झेलम नदी पर। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, सिंधु नदी पर हुई थी, सिंधु नदी पर हुई थी दोस्तों। छप गया है एग्जाम में ये क्वेश्चन, ध्यान रख लेना, छप गया है। और ध्यान रख लीजिए, अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो सभ्यता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बताइएगा। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जितना अधिक आप लाइक करेंगे वीडियो को, उतने जल्दी मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊँगा दोस्तों, सभी रेट वालों के लिए। चाहे आप किसी भी विषय से संबंधित रखते हो, सभी विषयों के लिए लेकर आऊँगा। मोहनजोदड़ो सभ्यता खोज किसने की थी? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर राखलदास बनर्जी ने की थी, राखलदास बनर्जी ने की थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, आर्यों का मूल निवास माना जाता है। बताइए दोस्तों, आर्य कहाँ के निवासी थे? अफ्रीका के, अमेरिका के, यूरोप के या फिर मध्य एशिया के? तो बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, मध्य एशिया के थे ये, यानी कि आर्य लोग थे वो मध्य एशिया के थे। अभी तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता ही चल रही है आपकी यहाँ पर, और यहाँ पर कंप्लीटली 100 क्वेश्चन होने हैं इस वीडियो में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर सूफी संत, भक्ति आंदोलन और मुगल वंश से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे रिट वालों के लिए। अगला क्वेश्चन है, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है? बताइए दोस्तों, आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी है? वैदिक सभ्यता, पाषाणकालीन सभ्यता या फिर सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वैदिक सभ्यता हो जाएगी, वैदिक सभ्यता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता थी। बताइएगा। ग्रामीण सभ्यता, नगरीय सभ्यता, उपयुक्त में से दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये आर्यों द्वारा विकसित ग्रामीण हो जाएगी, यानी कि ग्रामीण सभ्यता हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उपनिवेशों की संख्या कितनी है? बताइएगा। उपनिवेशों की संख्या कितनी है? 108, 18 या फिर 1028 या फिर 6? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 108 हो जाएगा, 108 हो जाएगा। अगला है, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय था। बताइएगा। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय कौन सा है? पशुपालन, उपयुक्त में से सभी, शिकार करना या फिर विनिर्माण करना? तो ध्यान रख लेना दोस्तों, आर्यों का जो प्रमुख व्यवसाय है वो पशुपालन और कृषि करना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रेट वालों के लिए है, सभी स्पेशल वीडियो रेट वालों के लिए है। अगला है, वैदिक सभ्यता में मनुष्य एवं देवताओं के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाला देवता कौन सा था? बताइएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य, अग्नि, वरुण या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा अग्नि हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, अग्नि हो जाएगा दोस्तों। इसका सही आंसर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या था? बताइएगा दोस्तों, महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता, विजय सार, सात्यसार या फिर संहिता? ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर जय संहिता हो जाएगा, जय संहिता महाभारत का पुराना नाम हो जाएगा। अगला है, भारतवर्ष में कितने महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? अब देखिए दोस्तों, महाजनपद आ गए आपके इस वीडियो में। महाजनपद से संबंधित जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट जो कि रेट में आने वाले हैं वो आ चुके हैं दोस्तों यहाँ पर, तो सभी प्रश्न अटेंड करना और वीडियो के अंत में मेरे को बताना कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। तो ध्यान रखना, भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है,
16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। निम्न में से मगध महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी, तो मगध महाजनपद की जो राजधानी हुआ करती वो कौन सी थी? गिरिवीर, राजगृह, कौशाम्बी, उज्जैन, महेशमती या फिर शक्तिमती। तो ध्यान रख लेना ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, यानी कि गिरिवीर और राजगृह थी। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से प्राचीन समय में मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी। बताइए दोस्तों, मत्स्य महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी विराटनगर, दक्षिणा, वाराणसी और मथुरा। देखिए दोस्तों, जो महाजनपद में से ये क्वेश्चन 100% आने वाला है, क्योंकि ये राजस्थान से बिलोंग करती है और आपकी जो रेट की एग्जाम है वो राजस्थान से बिलोंग रखती है। और यहाँ पर ध्यान रख लेना, ये महाजनपद राजस्थान से बिलोंग करता था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विराटनगर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बताइएगा, मगध, अवंती, अंग या फिर पांचाल। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये मगध था, सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। बताइएगा, जैन धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? बताइएगा, ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, अश्वेन सेन या फिर महावीर स्वामी। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि ऋषभदेव को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ऋषभदेव को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से जैन धर्म के 24वें अंतिम तीर्थंकर हुआ करते थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे कौन थे? महावीर स्वामी, ऋषभदेव, आर्य सुधर्मा या फिर जालिम। तो ध्यान रख लेना महावीर स्वामी महावीर स्वामी हो जाएंगे। अगला है, महावीर स्वामी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? बताइएगा, महावीर स्वामी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, जो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। ध्यान रख लेना, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था 440 ईस्वी पूर्व में। अगला क्वेश्चन है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? ध्यान रख लेना, महावीर ने और गौतम बुद्ध ने किस किस भाषा में दिए थे? दोस्तों सभी प्रश्न आने वाले हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रख लेना, प्राकृतिक, पाली, संस्कृत या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये प्राकृतिक भाषा में अपने उपदेश दिए थे। किसने? महावीर स्वामी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से जैन धर्म की संगति हुई थी। बताइएगा, जैन धर्म की संगति हुई थी यानी कि 300 ईसा पूर्व में, 600 ईसा पूर्व में, 6वीं शताब्दी में, उपयुक्त में से दोनों या फिर कोई सा नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये जो शताब्दी हुई थी उपयुक्त सभी दोनों, जी हाँ दोस्तों, उपयुक्त सभी दोनों हुई थी दोस्तों। यहाँ पर 300 ईसा पूर्व पाटली में हुई थी और 600 ईसा पूर्व बल्लवी गुजरात में हुई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से जैन धर्म के रत्न है। बताइए दोस्तों, तो जैन धर्म के 3 रत्न उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस में सम्मिलित है? बताइए दोस्तों, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि कल्प सूत्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भगवान महावीर की मृत्यु निर्वाण प्राप्त हुआ था। बताइए दोस्तों, भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त कब हुआ था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 468 ईसा पूर्व में, 440 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, 468 ईसा पूर्व में भगवान महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? भगवान महावीर की स्वामी का माता का नाम क्या था? बताइएगा, त्रिशला, यशोधरा, चंपा या फिर अनुजा। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये त्रिशला हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यानी कि भगवान महावीर का बचपन का नाम बताइए दोस्तों। भगवान महावीर का बचपन का नाम, ऑप्शन है आपके सामने, गौतम, वर्तमान, सिद्धार्थ या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये वर्तमान हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भगवान महावीर का बचपन का नाम हो जाएगा वर्तमान हो जाएगा। अगला है, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है। बताइएगा, एशिया का ज्योतिषपुंज कहा जाता है भद्रबाहु को, ऋषभदेव को, गौतम बुद्ध को या फिर महावीर स्वामी को। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि गौतम बुद्ध को माना जाता है, गौतम बुद्ध को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से कब हुआ था? बताइएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म निम्न में से कब हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन सबको याद करने हैं, सभी प्रश्नों को आपको याद करने हैं दोस्तों। यहाँ पर अगर आपको रीट की एग्जाम फाइट करनी है तो दोस्तों यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपको तीनों चारों कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने हैं। उसके बाद अगला वीडियो आएगा, वो भी कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आपके 60 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करवाने वाले हैं, यानी कि सामाजिक अध्ययन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? बताइए दोस्तों, बौद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे? तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर बौद्ध ने अपने जो उपदेश दिए थे वो यहाँ पर प्राकृतिक भाषा में दिए थे दोस्तों। यहाँ पर प्राकृतिक भाषा में, सॉरी, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में दिए थे। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पाली भाषा में दिए थे। इसका सही आंसर हो जाएगा पाली भाषा में दिए थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, पाली भाषा में दिए थे।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भगवान बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए थे, बताइएगा। सबसे अधिक उपदेश किस भाषा में, किस स्थान पर दिए थे, तो ये श्रावस्ती में दिए थे, ध्यान रख लेना, श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में किस तिथि को हुई थी, बताइएगा। तो भगवान बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, बताइएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से है, बौद्ध धम्म संघ या फिर उपयुक्त सभी। तो ध्यान रख लेना, उपयुक्त सभी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी जाएंगे। और वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज हमें कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई थी, बौद्ध धर्म की कितनी संगतियां हुई थी, बताइएगा। 4, 6, 3 या फिर 8 तो ध्यान रख लेना, ये बौद्ध धर्म की 4 संगतियां हुई थी दोस्तों। यहाँ पर 4 संगति आपको रट लेनी है, वो भी आ रही है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, बताइएगा। बौद्ध धर्म की प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, ऑप्शन है अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक या फिर कनिष्क। तो ध्यान रख लेना, ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी बौद्ध धर्म की पहली संगति। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में किसके शासनकाल में हुई थी, ध्यान रख लेना। तो ध्यान रख लेना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अशोक, कालाशोक, कनिष्क या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में हुई थी दोस्तों बौद्ध धर्म की, यानी कि तृतीय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति निम्न में से किसके शासनकाल में हुई थी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी, कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। चारों बौद्ध संगति हो चुकी है दोस्तों। नेक्स्ट है, सेव धर्म किससे संबंधित है, सेव धर्म किससे संबंधित है, बताइएगा दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सेव धर्म हो जाएगा, यानी कि भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव से संबंधित हो जाएगा सेव धर्म। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं, वैष्णव धर्म के प्रबंधक माने जाते हैं, बताइएगा कौन, श्री कृष्ण को, श्री राम को, भगवान शिव को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखने का दोस्तों, वैष्णव धर्म के माने जाते हैं, श्री कृष्ण को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, इस्लाम धर्म का संस्थापक माना जाता है, इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इस्लाम धर्म का जो संस्थापक माना जाता है वो हजरत मोहम्मद साहब को माना जाता है। अगला है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, बताइएगा दोस्तों। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में हुआ था। ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, बताइएगा। ईसाई धर्म के संस्थापक माने जाते हैं, कौन थे, तो ध्यान रख लेना, यहाँ पर ईसा मसीह थे, ईसा मसीह थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ईसाई धर्म का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, रामायण, जैसे ही था बाइबल या फिर जिंदावस्था। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये बाइबल माना जाता है, बाइबल माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ध्यान रख लेना दोस्तों, यहाँ पर यानी कि कुरान को माना जाता है, कुरान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यानी कि ईसाई और सुन्नी निम्न में से किस धर्म के से संबंधित है, ईसाई और सुन्नी निम्न में से किस धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन है इस्लाम धर्म से, पारसी धर्म से, ईसाई धर्म से या फिर सिख धर्म से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इस्लाम धर्म से संबंधित है दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस धर्म का क्रिसमस प्रमुख त्योहार है, बताइएगा। क्रिसमस किस धर्म से संबंधित है, ईसाई धर्म से, पारसी संबंध से या फिर इस्लाम धर्म से या फिर सिख धर्म से। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ईसाई धर्म से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, बताइए दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पार्श्वनाथ हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा, पार्श्वनाथ हो जाएगा। अगला है, मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक, बताइएगा। मगध का जो सबसे प्राचीनतम वंश था उसका संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, बृहद्रथ, अजातशत्रु या फिर बेमिसाल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। अगला है, सिकंदर के पिता का नाम क्या था, बताइएगा। फिलिप, सेल्यूकस निकेटर, लियाकत या फिर अरस्तु। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, ये फिलिप था, सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट है, मौर्य वंश का संस्थापक माना जाता है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन माना जाता है, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या फिर अरस्तु। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित और अशोक से संबंधित तो बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोनों की आपको थ्योरी रट लेनी है दोस्तों, यहाँ पर दोनों की थ्योरी रट लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौटिल्य विष्णुगुप्त द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ध्यान रख लेना दोस्तों, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य एक ही व्यक्ति का नाम था। तो ये कौन सी पुस्तक लिखी थी उसने, अर्थशास्त्र, इंडिका, भारत एक खोज या फिर सांबे। तो ध्यान रख लेना दोस्तों, उसने लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे, कौटिल्य विष्णुगुप्त चाणक्य थे दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता है, इंडिका नामक पुस्तक के रचयिता है, बताइएगा। मेगास्थनीज, कौटिल्य यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सेल्यूकस निकेटर। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर इंडिका है किसकी है, मेगास्थनीज की हो जाएगी, मेगास्थनीज की।
हो जाएगी। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को कब हराया था, बताइए दोस्तों कब हराया गया था। सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य को कब हराया था, तो ध्यान रखने ना दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसको हराया था दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 305 ईसा पूर्व में, 305 ईसा पूर्व में हराया था। अगला है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का प्रधानमंत्री था, बताइएगा कौटिल्य, विष्णुगुप्त या फिर उपयुक्त में से दोनों, या फिर यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना दोस्तों, उपयुक्त में से दोनों। मैंने अभी बताया है आपको कि यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौटिल्य और विष्णुगुप्त, एक ही व्यक्ति के नाम है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु निम्न में से किस स्थान पर हुई थी, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर कब हुई थी, श्रावणगौड़बेला कर्नाटक में, श्रावस्ती बिहार में, पांचाल में, गंधार दक्षिणा में। तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर, यानी कि श्रावणगौड़बेला में हुई थी दोस्तों, उपास के दौरान हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला है चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था, बताइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य निम्न में से किस धर्म का अनुयायी था, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, ईसाई धर्म का, तो ये हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म का था, ये व्यक्ति जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी कौन था, बताइएगा चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तरदायी कौन था, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर बिंदुसार हो जाएगा, बिंदुसार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से अशोक महान राजगद्दी पर कब बैठा था, बताइएगा दोस्तों अशोक महान राजगद्दी पर कब बैठा था और कलिंग युद्ध कब लड़ाया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बहुत बार रिपीट होते हैं, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर 269 ईसा पूर्व में बैठा था यहाँ पर कौन, अशोक महान राजगद्दी पर बैठा था दोस्तों यहाँ पर 269। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, बताइए दोस्तों अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में यहाँ पर, यानी कि कलिंग पर आक्रमण किया था। किसने यहाँ पर कलिंग पर आक्रमण किया था दोस्तों यहाँ पर, यानी कि चंद्रगुप्त ने। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अगला है भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसके समय हुआ था, बताइए दोस्तों शिलालेखों का प्रचलन किसके समय हुआ था, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अशोक के समय भारत में शिलालेखों का प्रचलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए निम्न में से श्रीलंका किसको भेजा था, बताइए दोस्तों, यानी कि श्रीलंका किन को भेजा था, तो ध्यान रखना दोस्तों अपने पुत्र और पुत्रियों को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था दोस्तों यहाँ पर बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ था, बताइए दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ था कौन, बृहद्रथ, जरासंध, अजातशत्रु या फिर नागदशक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा, बृहद्रथ हो जाएगा। अगला है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए थे, बताइएगा हिंद यूनानियों ने, शक ने, कुषाण ने या फिर पल्लव ने, तो ध्यान रखना दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अगला क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी, तो बताइएगा कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर विष्णुगुप्त या फिर समुद्रगुप्त ने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त ने दोस्तों, कुमारगुप्त ने। और ये ध्यान रखना मौर्य वंश और गुप्त वंश में से बहुत अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, समाज, अगर आपने यहाँ पर सामाजिक अध्ययन है तो दोस्तों आपके पास। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ था, बताइए दोस्तों गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ध्यान रखना दोस्तों विष्णुगुप्त हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त हो जाएगा। अगला है, गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट था, बताइए दोस्तों गुप्त वंश का सबसे महान सम्राट कौन था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम, विष्णुगुप्त, कुमारगुप्त या फिर स्कंदगुप्त, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा, सबसे महान सम्राट हो जाएगा। और है थोड़े क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, और थोड़े से क्वेश्चन और है, तो प्लीज़ सभी प्रश्न अटेंड करिए और मेरे को बताइएगा कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है। नेक्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक माना जाता है, बताइएगा गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, कुमारगुप्त को, श्रीगुप्त को, समुद्रगुप्त को या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ध्यान रखना दोस्तों ये श्रीगुप्त को माना जाता है, बिल्कुल सही हो जाएगा, श्रीगुप्त को माना जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है, बताइएगा किसको कहा जाता है भारत का नेपोलियन, तो ध्यान रखना दोस्तों यहाँ पर भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में एलोरा एंड एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण करवाया था, बताइएगा किसने करवाया था, यानी कि राजपूतों ने, राष्ट्रकूटों ने, हिंद यूनानियों ने या फिर शक ने, तो ध्यान रखना दोस्तों ये राष्ट्रकूटों ने किया था, यानी कि महाराष्ट्र में एलोरा एलिफेंटा गुफाओं का जो निर्माण किया था वो राष्ट्रकूटों ने किया था। अगला क्वेश्चन है, राज तरंगिणी में किस राज्य में इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, किस राज्य के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, बताइएगा महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब, हरियाणा, तो ध्यान रखना दोस्तों इस पुस्तक में मिलती है यहाँ पर, यानी कि जम्मू कश्मीर से संबंधित रखती है। अगला है,
अरबों ने भारत पर किसके नेतृत्व में पहला आक्रमण किया था, बताइएगा। मोहम्मद बिन कासिम, सिकंदर, मोहम्मद गौरी या फिर महमूद गजनबी। तो ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर अपना टेलीग्राम है, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। यहाँ पर मैं बता देना चाहता हूँ 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं और अगला जो वीडियो होगा दोस्तों, यहाँ पर आपका जो वीडियो आने वाला है वो यहाँ पर होगा दोस्तों। यहाँ पर अगला जो वीडियो आने वाला है आपका वो यहाँ पर ध्यान रख लेना, यानी कि मौर्य गुप्त तो हो गया है दोस्तों आपका। तो यहाँ पर मध्यकाल व आधुनिक काल से संबंधित प्रश्न होंगे सभी और इसी सिलेबस के तहत होंगे, जिसमें भक्ति, सूफी आंदोलन तथा मुगल राजपूत संबंधित, मुगल प्रशासनिक, भारतीय राज्य, ब्रिटेन नीति, 1857 का विद्रोह, अर्थशास्त्र, ब्रिटेन पुनर्जागरण, सामाजिक अध्ययन और राष्ट्रीय आंदोलन और 1885 से लेके और 1947 तक के सभी प्रश्न लेकर आऊँगा। तो इसी तरह से 2-3 कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। तो इसी तरह से आपका यहाँ पर कंप्लीटली 60 प्रश्न पूछे जाएंगे और सभी कंप्लीट करवाऊंगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज़ बताइएगा, अब हमें बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा और यहाँ पर कितने प्रश्न आपने अटेंड किए हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए और एक बार लाइक कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए।